जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एबीआईसीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये है आपका शिफ्ट 4। देखिए 2024 में पेपर हुआ था, 2023 में नोटिफिकेशन आई थी, 2024 में पेपर हुआ। 8 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 17 जनवरी और 18 जनवरी को। तो 17 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन हैं, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी है जनरल स्टडी से, और साथ में इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं विनोद शंकरन सर ले रहे हैं, जो कि बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम मैथ्स, रीजनिंग भी कवर करेंगे, करंट अफेयर्स भी कवर करेंगे। करंट अफेयर्स इसलिए कवर करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी। ncrtquiz.com जो है एक हमने पोर्टल बनाया है जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस जो है डाले हैं। 6 to 12 तक के हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, साइंस के 6 to 10 हैं, पॉलिटी के 9 to 12 हैं, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर के 11 12 के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट हैं सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजी कैट के लिए। तो ये इसमें हर बुक का जो पहला चैप्टर है वो फ्री है। प्लीज गो एंड चेक आउट दीज क्वेश्चंस। ठीक है जी। और इसके अलावा दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, मैंने पहले भी बताया। शुरुआत करते हैं सेशन की। ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज अ रिस्पॉन्स टू इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 and the East India Company lost all its administrative powers following the Government of India Act 1858 and its Indian possessions and armed forces were taken over by the Crown। बिल्कुल ठीक है जी, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड। ठीक है, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जब 1857 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसको हम कई बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो चली गई, और सीधा जो है पावर्स किसके पास चली गई? ब्रिटिश क्राउन के पास। इसीलिए उसके बाद जो है आपको वाइस रॉय मिलते हैं। देखो, वाइस रॉय को भी थोड़ा सा वाइस, ठीक है, वाइस रॉय, तो वाइस, वाइस मतलब डिप्टी, डिप्टी ऑफ रॉयल, रॉयल, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल फैमिली। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द हाईएस्ट पोजीशन इन इंडिया। सो इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्ले मिंटो एक्ट, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या कहते हैं, इट वाज 1907। जी नहीं, इट वाज 1909। फिर 1919 में आता है, फिर 1935 में आता है, फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। ये पार्ट ठीक है, ये पार्ट ठीक है कि जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में आपको सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की बात मिलती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में इनिशिएटेड द डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अब ये डायरकी सिस्टम क्या है? देखो, डायरकी सिस्टम के बारे में समझ लो। दिस इज बेसिकली जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविंसेस में एक डुअल सिस्टम लाया गया। डायरेक्ट डाई, डाई मतलब टू, टू सिस्टम। सो रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो गवर्नर होंगे स्टेट में, प्रोविंसेस में, वो अपने पास रखेंगे। ट्रांसफर्ड जो कि वहां के मंत्री होंगे, उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। अब 1935 में क्या होता है? 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आती है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब प्रोविंसेस में कहा जाता है कि ऑटोनॉमी होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी काफी। उन्होंने कहा ठीक है, प्रोविंसेस में हम ऑटोनॉमी दे देंगे, जो डायरेक्ट सिस्टम है वो सेंटर में लेके आएंगे। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रपोज किया गया था। ऑल इंडिया फेडरेशन लाया जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फेडरेशन एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका ठीक है जी। ये आपका गलत हो गया, ये क्योंकि 1907, ये आपका ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 134। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने आपको बाकी कहानी भी बता दी है कि कौन सी ऑप्शन सही है, क्यों सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना, जो इंडियन काउंसिल एक्ट था आपका 1909, इसके बाद जो 1919 में आया, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब चल रहा है, 1919 में जो एक्ट आया उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाता है एंग्लो इंडियंस के लिए, जो है क्रिश्चियंस के लिए और सिख्स के लिए। ठीक है जी।
जो यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस और सिख्स के लिए जो है आपका यहां पर क्या लाया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन लेकर आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है जी, तो 1946 में दिसंबर के महीने में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है और वही उसका मॉडिफाइड वर्जन, नॉट एग्जैक्टली वर्बैटिम, उसका मॉडिफाइड वर्जन ही बाद में चलकर प्रीएम्बल बनता है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। देखो पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है जी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा जाता है, अडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है जी, तो दोनों ही यहां पर स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। ठीक है जी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ओके, सॉरी, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट मेल लिटरेसी एज पर द 2011 सेंसस? ठीक है, 2000। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन ना, अगर आप ध्यान दोगे, ये हम चौथी शिफ्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अभी तक, अगर आप प्रीवियस 3 जो सेशंस हैं वो देख चुके हैं, तो आप एक चीज को एनालाइज कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स आपको समझ आ रहे होंगे कि कौन से आपको मैंडेटरली पढ़ के जाने ही जाने हैं अच्छे से। ठीक है जी, चलिए, सो विच स्टेट हैज द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस? तो आंसर है आपका केरला। ठीक है जी, केरल में सबसे ज्यादा जो है मेल लिटरेसी, इवन फीमेल लिटरेसी भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। ठीक है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी 2011 सेंसस में 96.1। सो ऑल्दो लक्षद्वीप एंड गोवा हैव द हाई, ऑल्सो हैव हाई लिटरेसी रेट, मतलब केरल के बाद लक्षद्वीप आता है। ठीक है जी, फिर आपका मिजोरम भी आता है। सो केरला नॉट ओनली लीड्स इन द ओवरऑल लिटरेसी बट ऑल्सो इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। यस, ठीक है जी, तो 8th शेड्यूल वो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है ना, वो हम एक जो है पढ़ते हैं, ट्रिक पढ़ते हैं 12 के 12 शेड्यूल को याद करने के लिए। तो 8वां शेड्यूल जो है सॉरी 22 लैंग्वेजेस की बात करता है। संस्कृत इज द लिटर्जिकल लैंग्वेज ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका पहले के शिफ्ट्स में भी है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था कि लिटर्जिकल लैंग्वेज क्या होती है, जो जिसमें उस पर्टिकुलर धर्म का जो है रिलीजियस टेक्स्ट लिखा गया है, उस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड हिम्स हैं, पोइम्स हैं, मतलब कुल मिला के उसको एक कह सकते हैं कि एक बहुत जो है हायर स्टेटस दिया गया है उस पर्टिकुलर रिलीजन में। ठीक है, सो ये बिल्कुल ठीक है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हिंदुइज्म में तो है ही, संस्कृत जो है बाद में चलकर, देखो बुद्धिज्म में शुरुआत में पाली लैंग्वेज थी, सारा लिटरेचर पाली लैंग्वेज में था, बट इवेंचुअली गुप्ता एज में जाकर हम देखते हैं या लेटर मौर्यस के समय पर भी देखते हैं कि संस्कृत में बुद्धिज्म में लिटरेचर लिखा जाने लगा। ठीक है, तो टू एन एक्सटेंट ये इंफॉर्मेशन, अब ये स्टेटमेंट हम सही मानेंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ जैनिज्म ऑल्सो, जैनिज्म के केस में शुरुआत होती है प्राकृत लैंग्वेज से। ठीक है, बाद में चलकर आपको इसमें भी काफी सारा टेक्स्ट जो है जो जैनिज्म का वो संस्कृत में देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक। कोंकणी स्पोकन इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल इन द 71st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है जी, अब कोंकणी, इसको लेकर मैं पहले भी ट्रिक बता चुका हूं, 21 + 71 = 92। ठीक है जी, सो 21st अमेंडमेंट एक्ट में सिंधा नमक, सेंधा नमक, सेंधा से सिंधी हो गया। ठीक है जी, और नमक, नमक से हो गया आपका नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, और उससे आपने बोर्ड मास सीख लिया, समझ लिया, सो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है जी, तो टोटल कितनी हो गई? सबसे पहले 14 लैंग्वेजेस थी, फिर एक ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई, अब कितनी हो गई? टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। इसमें इंग्लिश नहीं है, ये ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। सब लोग अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं, बट अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, चलिए, इंटरेस्टिंग है। सो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं, तो आंसर क्या हो गया आपका? 3। चलिए, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। त्रिपिटक इज द ट्रेडिशनल टर्म फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज।
जी नहीं, त्रिपिटक जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए नहीं है, ये ऑलरेडी भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। देखो तीन पिटक जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ठीक है, तो विनय पिटक, ठीक है, सबसे पहले विनय पिटक जो है क्या है, इसको ऐसे याद रख लो, मैंने पहले भी बताया विनम्र से, कि जो भी जो कह लीजिए मॉन्क्स होंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे और नन्स होंगी, तो वो बहुत विनम्र होने चाहिए, ठीक है। तो जब वो मतलब रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, जब वो रह रहे हैं विहार में रह रहे हैं, ठीक है, विहार में रह रहे हैं, तो किस तरीके से मोनेस्ट्री में रह रहे हैं, तो किस तरीके से उनका व्यवहार होगा, ठीक है, तो बहुत ही विनम्र व्यवहार होना चाहिए, तो विनय पिटक में ये लिखा गया है, ठीक है जी। फिर आपका सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, अब इसको ऐसे याद रख लो, सूत्रधार कौन है बुद्धिज्म के, स्वयं गौतम बुद्ध, तो उनकी टीचिंग के बारे में है यहां पर, ठीक है जी। और आखिरी है अभिधम्म पिटक, धम्म पॉलिसी, जो अशोक भी बात करता है, अभिधम्म पिटक में जो है फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स की बात की गई है, फिलॉसफी की बात की गई है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात की गई है, ठीक है। सो इट इज नॉट द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए शब्द है विहार, और वही विहार से बिहार शब्द आया है आपका, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, अगर ये गलत है तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। जातक सार वॉल्यूमिनस बॉडी लिटरेचर कंसर्निंग द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्ध, बिल्कुल। जातक स्टोरीज, ठीक है, ये हमने पेड सेशंस में जनरल स्टडीज का जो सेशन है टीम निष्ठा पर, हमने काफी डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करी हैं, ठीक है। जो बच्चों ने वो सेशंस देखे हैं तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम, अदरवाइज मैंने बाकी सारी चीजें यहां पर बता भी दी हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वो जो है कुंडलवन कश्मीर में, रिजल्टेड इन द फर्स्ट हिज्म इन द संघ। ओके, चलो, अगर अब नहीं भी पता, सेकंड स्टेटमेंट हो गया, मौर्यन एम्परर अशोक एंड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, हेल्ड इन इट्स स्प्रेड, ये सही है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ये कुंडलवन में नहीं था, देखो पहली हुई थी राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, आखिरी हुई कश्मीर में, ठीक है, कनिष्क के समय पर वहां पहुंचे। अच्छा, अब ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, बैटल ऑफ कलिंग के बाद, जो कि उड़ीसा में है, उस वॉर में जो कत्लेआम देखा, उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ और बुद्धिज्म को अपनाया, इस स्टेटमेंट को लेकर, इस कह लीजिए तथ्य को लेकर आज के हिस्टोरियंस में, प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस में एक वो है, मतलब डिबेट है, ठीक है जी। वो कुछ हिस्टोरियंस ये नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि इस चीज के साक्ष्य हैं, बियॉन्ड डाउट साक्ष्य हैं, कि जो ये आपका बैटल ऑफ कलिंग है, इससे लगभग 4 साल पहले अशोक जो है बुद्धिज्म में अपना चुका था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर चुका था। अब इसको लेकर, क्योंकि जो ऑफिशियल टेक्स्ट हैं हमारी एनसीईआरटीज हैं, उसमें बदलाव नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को सही मान के चलेंगे। मैंने आपको मतलब इसलिए बता दिया है, अब कहेंगे कि आप क्यों बताया, फिर ये अगर डिबेट है तो अब एक तरफ कह रहे हैं सही है, एक तरफ गलत है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो हो सकता है कि कोई बच्चा आगे कहेगा नहीं ये तो गलत है, आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो उसको मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर दे रहा हूं, ठीक है जी। चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। चलिए, अब मैं थोड़ा सा इसकी एक ट्रिक है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसको ट्रिक से भी डिस्कस कर लेते हैं और मैं समझा भी देता हूं, ताकि इन केस आप ट्रिक भूल भी जाए पेपर में तो आपको लॉजिकली आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो, अब देखो, रवि पाठक, बेसिकली ये क्या है, तो ये पैटर्न्स वाला है, ठीक है जी। ये वेन्यू तो राजगृह, आर ए से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, और के से हो गया कुंडलवन या कह लीजिए कश्मीर, ठीक है। तो ये हो गया आपके वेन्यू। अनिल कपूर एज अरविंद केजरीवाल, एक मूवी बन रही है जिसमें अनिल कपूर जो है अरविंद केजरीवाल का जो है रोल कर रहे हैं। तो अजात शत्रु, ठीक है, ए से अजात शत्रु, के से काल अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क, ठीक है। और उसके बाद आपका एमएसएमई वैल्यूएबल फॉर इंडिया, भाई एमएसएमई बहुत वैल्यूएबल है, एमएसएमई इंडस्ट्री अलग से मिनिस्ट्री है, सॉरी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एम से महाकश्यप, एस से सबकमी, एम से मोगलीपुत्र, और वी से हो गया वासुमित्र, ये हो गए चेयरमैन, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा आपको लॉजिक भी बता देता हूं, ताकि आपको अगर ये ट्रिक नहीं भी याद करनी, लॉजिकली आपको कैसे याद रखना है। देखो, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी गौतम बुद्ध के जो है कहते हैं ना महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद ही, कि जो भी गौतम बुद्धा की टीचिंग है उसको कंपाइल किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, दैट वाज द आइडिया।
तो यहां पर जो है आपको अजातशत्रु मिलते हैं, ठीक है। और राजगृह, अब ये राजगृह जो है उस समय पर कैपिटल हुआ करती थी मगध, ठीक है। मौर्य से पहले हम मगध की बात करते हैं कि मगध बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब 16 महाजनपद की जब हम बात करते हैं तो 16 महाजनपद में एक मगध बहुत स्ट्रांग था, एक उज्जैन बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। तो मगध की जो कैपिटल थी वो राजगिरी थी, ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, कई जगह से वो नेचुरल बैरियर्स थे, तो इस तरीके से वहां पर हुई। अच्छा, उसके बाद जो है आपका कहां पर होता है, वैशाली में, ठीक है। तो नदी के पार ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, सबगामी। जब फिर अशोक आते हैं, ठीक है, बाद में चलकर जब अशोक, अच्छा ये हुआ है लगभग 100 साल बाद, ठीक है, ये 100 साल बाद कि 100 साल हो गए हैं इसमें, कहते हैं ना 100 साल में क्या क्या चीजें हुई, उन सबको कंपाइल करना। अच्छा, इसमें एक मतलब एक तरीके से थोड़ी सी टसल भी होती है, ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन, जो आज भी है ना। पुरानी जनरेशन को लगता है ये नई जनरेशन तो खराब हो गई है, सब बर्बाद कर दे रही है, ये नई नई चीजें कर रही है, हमें पुरानी चीजों, तो ये यहां पर भी था, ठीक है। थर्ड में जब अशोक आता है जो कि काफी ज्यादा उसको प्रमोट करता है, तो जो कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, पाटलिपुत्र, वहां पर वो बहुत कह लीजिए बड़े तरीके पर ये बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है, 250 बीसी में मोगलीपुत्र, और फाइनली कनिष्क, ठीक है। अब देखो ये हो गया लेटर मौर्यस, अब यहां पर मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका है, लेटर मौर्यस, उसके बाद शुंग डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद की हम कहानी डिस्कस कर रहे हैं। तो कनिष्क जो है सेंट्रल एशिया और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें था, इसलिए वो वहां पर कश्मीर में करता है। ऐसा नहीं कि एकदम आप सोचो कि पाटलिपुत्र से कश्मीर कहां पहुंच गए, क्योंकि उनकी कैपिटल जो उस एम्पायर की कैपिटल है वो उस साइड है, मतलब उसका जो मेन एरिया है वो वहां पर है, ठीक है ना। तो हमेशा राजा क्या चाहेगा, राजा चाहेगा कि भाई मेरी कैपिटल में आके वहां पर उसके पास रिसोर्सेज हैं, वहां पर वो भव्य स्वागत कर सकता है, ठीक है। ये एक आइडिया हो गया आपका, ठीक है। तो लोकेशन आपको उस तरीके से याद रखनी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, काफी डिटेल में डिस्कस हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, सेल्फ सफिशिएंसी, यस, लेट 1960s में हाई यील्डिंग वैरायटीज लाई गई, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो सेल्फ सफिशिएंसी आई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, भाई कहाँ हम यूएस से अनाज मंगवाते थे, ठीक है जी, इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था। बट 80s तक जाते जाते हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे, मतलब हम अपने खाने लायक जो है उतना अनाज पैदा कर पा रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एज सच इसका कोई नहीं हुआ, मतलब इससे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कुछ आप कह सकते हैं, बट एज सच इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। रादर हम ये कहते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, तो हम सीधा लीप फ्रॉगिंग कहा जाता है उसे, कि सीधा एग्रीकल्चर से हम चले गए सर्विसेज सेक्टर में, तो एज सच वो वाला स्टेज तो आया ही नहीं, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया आपका इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, डेफिनेटली, ठीक है जी, तभी तो सेल्फ सफिशिएंसी आया है। तो एसीडी, तो एसीडी आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी। ओके, सॉरी, consider the following statement regarding the Constitution of India. Article 21A was added by the 86th Amendment Act 2002 and provides for the right to education for the children aged 6 to 14 years. 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 21A जो है ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन की बात की गई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है जी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक और चीज ऐड की गई थी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, आई रियली वांट टू नो। हिंट दे देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटीज हैं, ठीक है, कौन से आर्टिकल में कौन सी ड्यूटी ऐड की गई। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। और एक इवन डीपीएसपी भी में भी चेंज किया गया, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल राइट भी था, डीपीएसपी भी था और फंडामेंटल ड्यूटी भी था। फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस कर लिया, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, मैं हिंट आपको दे दिया। 32 प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज व्हिच एम्पावर द सिटीजंस टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि ये सेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता के आगे बढ़ जाऊं, वो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। ये सेशन इसलिए है कि ये सेशन को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाए।
अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो स्पेसिफिकली इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा और वो इन सेशंस को देख के चला जाता है तो भी वो बहुत अच्छा करके आएगा, ठीक है। सो दैट वाज द आइडिया। अच्छा, आर्टिकल 32 भाई आप कह रहे हो फंडामेंटल राइट्स ये वो, किसी ने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर उसका वायलेशन हुआ तो क्या करोगे, ये तो सोचा ही नहीं। तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सीधा देश की जो टॉप मोस्ट कोर्ट है उसमें आप जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है जी। तो इसमें 5 आपकी रिट्स हैं, वो हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। हेबियस कॉर्पस, हैव अ बॉडी, मैंडेमस, कमांड, मैं कई बार बोलता हूं कमांड करना, पब्लिक अथॉरिटीज को अपना काम करो, ये आपकी ड्यूटी है। ये दही की तरह जम के बैठ गए हो जो चेयर पे, तो थोड़ा हिल लो, काम काम कर लो, ठीक है। तो कमांड, मैंडेमस रिट इशू की जाती है। प्रोहिबिशन एंड सर्शोरेरी, प्रोहिबिशन में प्रोहिबिट करना कि लोअर कोर्ट को जो है वो जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर गए हैं तो उसको ना रुक जाओ, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। सर्शोरेरी में क्या है कि उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है या नहीं भी पास किया है तो आप केस हायर जो कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं मैं बोल रहा, हायर कोर्ट बोल रहा हूं, हायर कोर्ट जो है वो अपने पास उसको ट्रांसफर कर ले रहा है, ठीक है जी। प्रोहिबिट हो गया रोकना, और जो है सर्शोरेरी में या तो क्वैश कर देना, ठीक है, जो ऑर्डर पास किया है अगर जुरिस्डिक्शन के बाहर था, और या फिर अपने पास बुला लेना। और लास्ट है क्यों बोरोंटो, क्यों क्यों बैठे हो इस गद्दी पर, ठीक है, क्यों बैठे हो गद्दी पे, मतलब कि क्या जिस भी चेयर पे जिस भी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी है जो उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है वो व्यक्ति, क्या उसके लिए जो क्राइटेरिया रखे गए हैं उस चेयर पे बैठने के लिए, क्या क्या वो व्यक्ति वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं, ठीक है जी। तो वो 5 रिट्स मैंने आपको बता दी। आर्टिकल 242 टू 242 ओ, पंचायत प्रोवाइड फॉर फ्रेमवर्क फॉर देयर क्रिएशन एंड फंक्शनिंग इन इंडिया, गलत है जी, 242 नहीं है, 243 है ये, ठीक है, 243 है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 12th शेड्यूल इज पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, इट वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 सेट द प्रोविजंस, बिल्कुल नहीं जी, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये है आपका 10th शेड्यूल, ठीक है जी, 10th शेड्यूल, और जो कि आपका बिल्कुल ठीक लिखा है 52nd अमेंडमेंट एक्ट में आया है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तब आया था। बेसिकली कहा जाता है आयाराम गयाराम की जो कहानी है उसको रोकने के लिए, जो हॉर्स ट्रेडिंग थी एमएलए और एमपीज को, उसको रोकने के लिए। जो 12th शेड्यूल है वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए है, ठीक है जी, म्युनिसिपैलिटीज के लिए। तो ये भी आपका, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तो सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट पूछा है तो हो गया आंसर 2, 1 एंड 2, ठीक है जी। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने पहला जो शिफ्ट था, पहला या सेकंड शिफ्ट मैं भूल रहा हूं, उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि हड़प्पा को याद रखना हड़िप्पा से, हड़िप्पा, हाँ पंजाब में बोला था हड़प्पा हड़िप्पा, मूवी भी आई थी एक शायद, आई थिंक। तो हड़िप्पा जो है पंजाब से, इसको याद रखना, हड़प्पा, तो हड़प्पा कहां पर है, पंजाब में है। और एक नदी है जो भारत और पाकिस्तान, या कहें तो पाकिस्तान वाला पंजाब और भारत वाले पंजाब को डिवाइड भी करती है, वो नदी है रावी नदी, ठीक है जी। तो ये आपका रावी नदी, देखो गंगा बिल्कुल नहीं है जी, ठीक है, तो ये तो थी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो गंगा का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इंडस और चेनाब, तो यहां पर रावी नदी, जो कि पाकिस्तान पंजाब, अगर हम ग्रेटर पंजाब की बात कर लें, अनडिवाइडेड पंजाब की बात कर लें, तो वहां से होकर गुजरती है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो गया आपका, रावी नदी। ओके, मोहनजोदाड़ो जो है आपका, जो कह लीजिए दूसरा बड़ा शहर कहा जाता है, इंडस नदी, कालीबंगन, घग्गर, हकरा रिवर। ओके, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट ठीक है जी। 1000 मेगावाट के 2 प्लांट्स हैं, तो ये बिल्कुल ठीक। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया इंक्लूडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल सोलर मिशन, ये भी ठीक है, ठीक है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। इंडिया aimed to achieve 275 gigawatt of renewable energy capacity by 2022, part of its commitment to the Paris Agreement। 275 गीगावाट मतलब 2,75,000 मेगावाट,
जी नहीं, इट वाज 175 गीगावाट। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 and 2। ठीक है जी, आंसर हो गया 1 and 2। तो यहां पर ये देख लीजिए 100 गीगावाट सोलर से, 60 विंड से, 10 गीगावाट बायोमास से, 5 जो है गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर, एक्सप्लेनेशन। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है जी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आई वुड से। ठीक है, अगर इस पूरे पेपर में देखूं, 4 कमिटीज दी हैं। ठीक है, 4 उनका जो है कंट्रीब्यूशन, और हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, अब अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन बहुत फेमस है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखकर हम पढ़ते हैं, और बट इसमें सारी की सारी चीजें जो हैं दी गई हैं कंट्रीब्यूशन। तो देखो, सरकारिया कमीशन ने सबसे पहले मतलब सबसे ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की कोशिश भी की गई, राजीव गांधी गवर्नमेंट में भी दी गई। बाद में चलकर जो है फाइनली जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 दैट वी स्टडी, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये हो गया आपका 2। ठीक है, डी का 2 जो है एक ही ऑप्शन में है, सीधा आंसर है। अगर आपको एक भी पता है, चलो फिर भी हम देख लेते हैं, ए का 3। देखो, अशोक मेहता कमेटी सबसे पहले जो है 2 टीयर सिस्टम की बात करते हैं, 1970s में ये आता है, तो ये 2 टीयर सिस्टम की बात करता है। जीवी के राव कमेटी जो है वो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू द वर्किंग ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, और एलएम सिंघवी कमेटी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व किया जाना चाहिए, वो इसकी बात करते हैं। तो 3 4 1 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, अब ये एलएम सिंघवी कमेटी 86 में बनी थी, ये 83 में थी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये 77 है और ये 85 है। Consider the following statement. Multi-dimensional poverty index was developed in 2008 by the Oxford Poverty and Human Development Initiative and the United Nations Development Program and is used alongside the Human Development Index. देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कहता है, पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट, सबसे पहले तो पॉवर्टी की लाइन पहले ये होती थी कि भाई 2000 कैलोरी या 2100 कैलोरीज, फिर हमने कहा कि नहीं जी अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरी और रूरल एरियाज में 2400 कैलोरी, मतलब कैलोरीज के बेसिस पे था कि इतना पैसा जो कमा रहा है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। फिर कहा गया कि यार सिर्फ पैसे के आधार पे कैसे हो सकता है, फिर एजुकेशन और हेल्थ को ऐड किया गया, और पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में तीनों का एक इंडेक्स बनाया गया। फिर कहा गया कि ये भी बहुत नैरो बेस्ड है, थोड़ा और ब्रॉड बेस्ड किया जाए, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी। ठीक है, तो और बहुत सारे एस्पेक्ट्स लिए गए पॉवर्टी के। तो यहां पर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, यहां पर बात ये बिल्कुल ठीक है, बट ये वाला फैक्ट ठीक नहीं है क्योंकि ये 2010 में आता है। ठीक है जी, बाकी ठीक है। इट वाज like developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative alongside the UNDP HDI. According to NPI, in India, the largest number of people living in multi-dimensional poverty are found in Bihar. ठीक है जी, परसेंटेज वाइज भी ओवरऑल नंबर भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कंटेक्स्ट में। अगर हम देखें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की, अगर हम बात करते हैं, इज अ पार्ट ऑफ एचडीआई रिपोर्ट, जो की बात करता है जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज की 3 डायमेंशंस में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है जी, और बेसिकली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें, और एम्पावरमेंट की बात करता है, एम्पावरमेंट इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कितनी महिलाएं जॉब कर रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है, और लेबर मार्केट। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 2 and 3। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका 2 and 3। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मली लॉन्च किया गया था 2010 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब देखो, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उस पहले वाली शिफ्ट में हमने क्या पढ़ा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, इसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पूछ रहे हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर तापी और नर्मदा, कृष्णा गोदावरी क्या है, वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो आंसर क्या हो गया, ए बी। ठीक है जी, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में माही, नर्मदा, ताप्ती, फिर आपका हमने डिस्कस किया था गोवा में मांडोवी, जुआरी, पेरियार रिवर। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं जो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। चलिए नेक्स्ट आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हुमायूंस टॉम्ब was built by Jahangir as a tribute to his grandfather. दीन इलाही
एन इलेक्टिक रिलीजन वॉज प्रोपोगेटेड बाय अकबर दीन इलाही, जिसमें उसने कहा कि मैं एक ऐसा रिलीजन बनाऊंगा जिसमें बेस्ट ऑफ ऑल द रिलीजन्स होगा, ठीक है जी। एंड दो बहुत ज्यादा इसके फॉलोअर्स नहीं बने दीन इलाही के। जहांगीर इज वेल नोन फॉर इंस्टॉलिंग व्हाट इज नोन एज चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा इसकी, ठीक है। तो चेन ऑफ जस्टिस ये था कि भाई नदी के उस पार कोई भी मतलब जो है एक तरीके से एक कह लीजिए घंटियां बांधी हुई हैं, जो उसको बजाएगा तो राजा को सुनाई देगा, क्योंकि बहुत सारी हायरार्की है नीचे, वो जो एक आम व्यक्ति है वो राजा तक पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो वो कह रहा है भाई घंटे बजाओ तो मेरे को सुनाई देगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो जो बीच की हायरार्की है, मतलब एक तरीके से आज का टाइम सोशल मीडिया का, तो आज आप सीधा मैसेज लिखते हो, ठीक है, @ या डायरेक्टली मेल कर सकते हो, तो ये उस समय का एक इनोवेटिव मेथड था और ये सही है। हुमायूं का टॉम जो है जहांगीर के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो है हुमायूं का टॉम बनाया गया है हाजी बेगम हिज विडो, ठीक है जी। एंड बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। ये है, अब ये देखो, अब इस फोटो की भी सिग्निफिकेंस देखो, ये देखो ये है, ठीक है, इस पे ये इसको बांधा गया है और अब इसमें एक कह लो कि जैसे मेमना बोलते हैं और शेर है, वो दोनों साथ में बैठे हैं, मतलब इसको इसमें इस तरीके से शो किया गया, डिपिक्शन ये किया गया कि जो ताकतवर होगा या बहुत जो कमजोर हैं वो साथ में रह रहे हैं, ठीक है, राजा की छत्र छाया में, मतलब उसका कंट्रोल इतना ज्यादा है कि जो जो ताकतवर है वो कमजोर को मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है जी। और फरिश्ते आ रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ये जहांगीर आफ्टर इंस्टॉलिंग द चेन ऑफ जस्टिस नियर आगरा फोर्ट, अब इंसाफ होगा, ठीक है। चलिए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है जी, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी। देखिए तीन तरीके की बॉडीज होती हैं, इसको ऐसे समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, यूपीएससी है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है जी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी फर्दर दो टाइप्स हम देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज, पहले भी मैंने आपको बताया था, स्टैट्यूट मतलब लॉ से, ठीक है, कानून पास किया गया है, पार्लियामेंट में हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में हो सकता है, तो कानून पास करके वो बॉडी बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, बहुत सारी सेबी, बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं, सीवीसी। और एक हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, जिनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी कहते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी कहते हैं। और जैसे कि आपका पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग है, ये क्या हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज। सो एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, ठीक है, दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यस, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सो ओनली बी इज ट्रू, ठीक है, सो एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द नेपाल इंडिया ट्रीटी ऑफ ट्रेड 2009, ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया है इंडियन मार्केट के लिए फॉर ऑल नेपाली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज प्रोवाइडेड ऑन अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। बेसिकली कहीं ना कहीं इसका मकसद यही है कि भाई जो मतलब हम बाकी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हों, खासकर जो छोटे देश हैं हमारे आसपास, और नेपाल एक मतलब कहीं ना कहीं इंडिया वहां पर एक बिग ब्रदर वाली भूमिका को आप इसमें देख सकते हैं, तो ये सही है आपका, ठीक है जी। सो बिल्कुल ठीक। देयर हैज बीन अ फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड भूटान सिंस द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान इन 1949, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ट्रेड इन द रूपी। अगर आप नेपाल और भूटान में जाएंगे तो आप अपना जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे वो चलता है, ठीक है। दिस इज आई कैन टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आल्सो, भूटान में, सो वेंट फॉर सम काइंड ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज ड्यूरिंग माय टेन्योर ऑफ बीएसएफ, सो रुपी वहां पे चलता है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। India is a part of BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, which aims to bridge South and West Asia. वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहे हैं बिम्स्टेक ने, ठीक है। बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं, आपका साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, जो हम आशियान नेशंस की बात करते हैं, ठीक है, उनमें से आपका जो म्यांमार है,
ठीक है, थाईलैंड है, ठीक है, उन सारे देशों के साथ कनेक्ट करना, तो ये आपका गलत हो गया, आंसर हो गया 1 2 3। ठीक है जी, आंसर हो गया 1 2 3। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ के ध्यान से उसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, आंसर हो गया 1 2 3। हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? ठीक है जी, खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अब खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर होगा, खिलजी कोई ना कोई एस, वो याद रखना। साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है जी। अब कुतुबुद्दीन मारक शाह नहीं, ठीक है, खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है जी। सो फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी 1290 आफ्टर ओवरथ्रोइंग द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, स्लेव को हम मामलुक भी बोलते हैं। ठीक है, ही रूल्ड अंटिल 1296। उसके बाद आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी, हिज नेफ्यू असैसिनेटेड हिम, टुक द थ्रोन। अर्थशास्त्र में कितनी किताबें हैं? ठीक है जी, अर्थशास्त्र में 15, 9, 11 बुक्स हैं या 13 बुक्स हैं? तो आंसर है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 15 बुक्स हैं, जिसमें लगभग हर टॉपिक टच किया हुआ है। मतलब इसीलिए कौटिल्य, ठीक है, या चाणक्य नीति की हम बात करते हैं। ठीक है जी, सो एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य, एंशिएंट इंडियन ट्रीटी ऑन स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, सब कुछ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, राजा की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, अब सब कुछ आपको इसमें मिलता है। डिवाइडेड इनटू 15 बुक्स कंप्राइजिंग 150 चैप्टर्स एंड 180 टॉपिक्स। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन एंड जिंक ओर्स। नेट एक्सपोर्टर, ठीक है, आयरन और जिंक ओर्स का, जी हाँ, खासकर जिंक की अगर हम बात करें। खेतरी कॉपर बेल्ट बहुत फेमस है राजस्थान में, सिग्निफिकेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन, बिल्कुल ठीक। इंडिया का जो मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन है ऑफशोर इन द फील्ड ऑफ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल नहीं, बॉम्बे, बॉम्बे है ना, या मुंबई जो ऑफशोर फील्ड्स हैं, बॉम्बे हाई, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, जवार माइंस, तो इसको याद रखना, जेड से जवार और जेड से आपका जिंक। ठीक है, जवार में आपको जिंक माइंस मिलती हैं, सो फेमस फॉर द जिंक एंड लेड रिजर्व्स, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका 1 2 4। ठीक है जी, 1 2 4। ओके, सो ऑफशोर मुंबई हाई, नॉट द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, खेतरी माइंस आपका कॉपर के लिए बहुत फेमस। हीनयान एंड महायान आर द ब्रांचेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? बहुत ही आसान सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट आंसर इज बुद्धिज्म। देखो ये भी पहले मैंने डिस्कस किया था, हीनयान और महायान। देखो महायान जो है, जिसमें बात की गई है यूनिवर्सल सैल्वेशन की, बोधिसत्व की, कि एक ऐसा इनलाइटेंड बीइंग है, वो सिर्फ अपना जो है इनलाइटनमेंट की बात नहीं करता, वो बात करता है जो बाकी लोग हैं, आम लोग हैं, उनको भी इनलाइटन करना। ठीक है, तो सिर्फ बोधिसत्व में थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लिया गया है। हीनयान क्या कहता है? नहीं, सबको इनलाइटनमेंट, अपना पाथ अपना चूज करना है, सबको अपने अपना देखना है। मतलब ये नहीं है कि जो इनलाइटेंड भी है वो बाकियों को हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो उसको नैरो पाथ भी कई बार कहा जाता है। अगर आप महायान की बात करेंगे तो महायान आप इंडिया के नॉर्थ में चले जाइए, चाइना, कोरिया, जापान, उसमें आपको महायान मिलता है। इंडिया के अगर आप साउथ में, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया साइड में जाएंगे तो वहां हीनयान की बात की जाती है। एक तीसरा सेट ऑफ बुद्धिज्म भी आपको देखने को मिलता है, वज्रयान बुद्धिज्म, जो कि जिसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कई बार कहा जाता है, जो आपका डेवलप हुआ तिब्बत वाले रीजन में। ठीक है, जो प्रेजेंट डे तिब्बत है। क्लियर है जी? चलो, ये हमने डिस्कस कर लिया। हीनयान थेरावाड फोकसेस ऑन इंडिविजुअल सैल्वेशन, महायान एम्फसाइजेस ऑन द रोल ऑफ बोधिसत्व एंड यूनिवर्सल सैल्वेशन। ठीक है जी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स इज करेक्ट? स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर। अच्छा, एक ध्यान रखना है इसमें ना, स्टॉक वो जो आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं जो स्टॉक्स खरीदे जाते हैं ना, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं आम भाषा में, तो उसको स्टॉक्स भी बोला जाता है, तो वो वाला स्टॉक नहीं है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है स्टॉक। ठीक है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू। तो स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर, फ्लो इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, तो फ्लो, फ्लो है ना, फ्लो से याद रखना डायनेमिक है, चेंज होता है, और स्टॉक इज स्टैटिक इज नेचर। बिल्कुल दोनों ठीक है क्या ये स्टॉक और फ्लो, है ना? सवाल तो ये आता है कि ठीक है ये सही तो है, ठीक है, बट है क्या ये? चलो समझते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। देखो, स्टॉक होता है हाउ मच ऑफ समथिंग एग्जिस्ट एट अ गिवन टाइम। जिसमें आपसे पूछूं कि आज आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है ना, अभी अकाउंट में कितने पैसे हैं, अभी इंडिया की जीडीपी कितनी है, अभी आज के टाइम पे इंडिया की जीडीपी कितनी है,
तो प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, ठीक है। सो कैपिटल स्टॉक जैसे एग्जांपल है, समथिंग एग्जिस्ट एट अ गिवन मोमेंट। कंपनी के हिसाब से कहें तो कंपनी कहे कि आज के समय पर कंपनी में कितनी टोटल मशीनरी इक्विपमेंट है, पॉपुलेशन, कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट में उस दिन कितने लोग थे या आज कितने लोग थे, ठीक है, या ओवरऑल पॉपुलेशन आज के दिन में इंडिया की कितनी है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, करंट रिजर्व्स हेल्ड बाय आरबीआई, नेशनल वेल्थ, टोटल वेल्थ एट अ मोमेंट, मनी सप्लाई, अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी नाउ, ठीक है। डेट, अभी सरकार का जो कर्जा है वो कितना है, ठीक है। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग अलग टाइम पे यूज होता है। तो स्टॉक हो गया प्रेजेंट की बात जो कर रहा है, फ्लो हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जी मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे मतलब कि भाई आज मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, भाई महीने में कितना पैसा आता है, ठीक है। जैसे कि इनकम प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एक्सपेंडिचर ओवर अ बजट ईयर, ठीक है। सो इट इज हाउ मच समथिंग चेंजेस ओवर अ टाइम, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, ठीक है, इस तरीके से। सो टैक्सेस कलेक्टेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओवर अ ईयर, कोई बिजनेस होगा तो वो अपनी इनकम एक पीरियड ऑफ टाइम में देखेगा। आज हो सकता है बिजनेस में नहीं आया, मतलब कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और किसी दिन संडे का दिन है, लोग घूमने गए हैं, उस दिन ज्यादा ट्रांजैक्शन आ गए, या दिवाली का समय है या कोई त्योहार का समय है तो ज्यादा ट्रांजैक्शन आ गए, ठीक है ना। सो प्रोडक्शन 5000 कार्स प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ, तो ये हो गया फ्लो, ठीक है, डायनेमिक मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर दोबारा देख लीजिए, इट इज स्टैटिक इन नेचर, आज स्टैटिक, और इट इज डायनेमिक इन नेचर, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप दी सेशंस आर हेल्पिंग यू, और मकसद यही है कि इन सेशंस को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं, आपको समझ भी आ जाएगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सेशंस अपने आप में मोर देन सफिशिएंट हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्हीं सेशंस में मिल जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।